तो अभी हम लोग कहाँ थे, हम लोग देख रहे थे कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर मान लीजिए कि आपने एक चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उसको एक रैंडम नंबर दे दिया कि 10 निकलेंगी जी एक पर्टिकुलर से, ठीक है, 1 कूलम के चार्ज से, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें और एक गॉसियन सरफेस सोचें, इमेजिन करें, ये आपने एक इमेजिन कर लिया कि इस चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस r के ऊपर कितना आपका ये डिस्टेंस r है, सॉरी यहाँ लिख दिए, यहाँ लिखते हैं इसको r, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब हमें सिमेट्री से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड है, मतलब कि ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल, ये 3D सरफेस है, आपको लगेगा कि ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इसके नॉर्मल है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है, दोनों वेक्टर का सेम एंगल है 0, फाई कितना आएगा, क्लोज सरफेस E डॉट ds। अब हम लोग इस इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, देखिए इस इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं अगर E बदलता रहेगा जगह जगह, तो हम इस E को एक तो पहली बात है कांस्टेंट नहीं मान सकते यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये E डॉट ds है, ds तो आप इतना छोटा एरिया ले सकते हैं कि हर जगह आप चाहे कोई फिगर लो, आप चाहे ये फिगर लो, ठीक है ना, आपको ds इतना छोटा लेना है कि जो सबके लिए बराबर हो, ठीक है ना। लेकिन जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का E डॉट ds होगा वो हर जगह बदलता रहेगा। कैसे, यहाँ पर हो सकता है कि एरिया वेक्टर ये है, E मान लेते चलो, और ds का वेक्टर ये है, तो E डॉट ds इसके लिए निकालने के लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसके बीच का एंगल पता हो, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी ये डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ऐसी फिगर के लिए हमेशा कुछ ऐसा आ सकता है जो कि आपको बहुत ही एफर्ट लगा के कैलकुलेट करना पड़े, हर पॉइंट पे आपको इसका एंगल दोनों के बीच का पता हो, तब आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली बता सकते हो कि इसका रिजल्ट ये होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा सिमेट्री की बात हम लोग करेंगे, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां आपको एडवांस में एंगल पता है, आपको ये पता है, पिछले जितनी नॉलेज है उससे पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड होगा, और यहाँ पर सेम वे से आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल आपको पता है। दूसरी आपको कमाल की चीज़ यहाँ पता है कि इससे जितनी सेम दूरी अगर r पे रखूँगा तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ के देखा है, ठीक है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मुझे पता है कि हर जगह E सेम है। E डॉट ds को मैं लिख सकता हूँ, देखिए E ds कोस, एंगल 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। तो E बाहर आ गया, कोस 0 1 है, आपके पास फाई ds। ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपसे पूछता है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ फाई निकालना है। फाई कितना आ गया आपका, E आपको एरिया पता है इसका 4 पाई r स्क्वायर, ये आपके पास नेट फ्लक्स आ गया है, ठीक है। अब अगर आप इसी को यूज़ करें किसके साथ, आप गॉस लॉ लगाएं, तो वो फाई को क्या बोल रहा है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से भी कर लिया, कूलम्स लॉ से भी कर लिया। इसको दोनों को इक्वेट करेंगे, फाई की जगह इसको रख देंगे, तो हम लोग देख सकते हैं E इज इक्वल टू ये 4 पाई r स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और Q आपका इनक्लोज क्या आता है, वो पॉइंट चार्ज। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ये लगा होगी हमने कहाँ या क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज सीखी, इस पर्टिकुलर सरफेस पे जो क्लोज सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू है। दूसरा हमें थोड़ी सी आइडिया ये भी था कि ये पर्टिकुलरली जो आपके पास एरिया है, इसके हर पॉइंट पे आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और आपका एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। ये दो चीज़ें आपको पता थी, तो आपने इसको फटाक से यूज़ कर लिया। अगर ऐसी सिमेट्री आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म में मिले तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब एक दो चीज़ें हैं जो पॉइंट है जिसमें कंसिडर करने लायक हैं, वो है पहला ये, यहाँ से बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी कि जो समझाने की बात यहाँ थी, ये समझिए आपका ये फील्ड निकल रहा है, ठीक है। अभी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह E बराबर है, यहाँ भी E बराबर है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह इस सरफेस पे E सेम है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड
ये फिगर है, हर जगह से फ्लक्स बराबर ही निकल रही हैं। अब एक छोटा सा इसके अंदर वो करते हैं जो कि शायद इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताएगा कुछ चीज़ें। आप एक लाइन पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन में Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट ds। इस E डॉट ds के अंदर जो ये E है, एक Q enclosed तो क्या है, ये टोटल जो इस सरफेस के अंदर जो इनक्लोज है, लेकिन जो E है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूँ मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो E है वो इसकी वजह से भी है, और मान लीजिए चार्ज यहाँ पर सिचुएटेड है, ये जो फील्ड E है ना, ये इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर E है, ये क्या है, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, उसी तरीके से उसका वैल्यू ही ये E है। ये इस अकेले चार्ज की वजह से जो E है उसकी वैल्यू नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये आता है कि ये तो एक अजीब सी बात होगी कि क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है इक्वेशन, इस तरीके से देखते हैं। इसी चीज़ को समझाने के लिए, इसी को क्लियर करने के लिए छोटा सा काम करते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ेंगे कोई भी, ठीक है ना। छोटा सा काम क्या करते हैं, आप यहाँ मान लेते हैं कि एक, और हम लोग बिल्कुल सिमेट्री के लिए लेके चलते हैं, इसके जो लाइन ज्वाइनिंग है वहाँ पर ही हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, और यहाँ पर एक चार्ज ले लिया मैंने, नेगेटिव मान लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसमें ऐसे निकल रही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ इमेजिन करने वाली बात यह है कि आपको ये पता है कि अब यहाँ पर इस अकेले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था अब उसके अंदर बदल गया है, क्योंकि कूलम्स लॉ जब हम लोग लगाएंगे तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का वेक्टोरिकल सम अगर हम लोग करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा निकल करके वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया है कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदल चुका होगा, ठीक है। वो बदला कैसे होगा, पहली बात ध्यान में रखनी है कि इस चार्ज से जो निकलने वाली फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस हैं, वो इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से नहीं बदलती है, वो था या नहीं था, लेकिन बदल क्या रहा है, उनकी दिशाएं बदल रही हैं, ठीक है। अब तक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ से निकल के जा रही थी, लेकिन अब क्या होगा, ये यूँ घूम जाएगी, जैसे कि हमने फिगर बनाया था पहले भी, ठीक है ना, ये यूँ जाना शुरू कर देगी जैसे कि हमने देखा हुआ पहले, ठीक है जी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर इन एरिया में जो इस तरफ का एरिया, वहाँ डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी। तो हमें पता है कि यार कूलम्स लॉ के हिसाब से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो बढ़ चुका होगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बढ़ चुका होगा। बढ़ने की वजह समझ में आई क्यों बढ़ चुका होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं वो बढ़ चुकी होंगी, डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं बढ़ी अभी भी 10 ही हैं, लेकिन पहले वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब क्या हो गया, वो घूम करके उन्होंने अपनी थोड़ी सी शिफ्टिंग की है शेप में, तो उस शेप की वजह से वो क्या है, अब इसकी तरफ चल पड़ी हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगी। लेकिन अभी भी अगर हम लोग इस इनक्लोज एरिया की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है वो सेम ही है, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या है, वो सेम है। इसकी पर्टिकुलर की बात करें कि इसकी वजह से जो नंबर ऑफ लाइन्स थी वो ये हो सकता है कि यहाँ पर 2 कूलम का हो और ये 1 कूलम का हो। अब हमें पता है कि इससे निकलने वाली तो 5 है, अगर इससे 10 मानता हूँ मैं तो इससे निकलने वाली 5 होंगी। तो 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, इन दोनों को मैंने तो ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से फिर, लेकिन अक्सर 10 इसमें से निकलती रहेंगी, इसकी अलग कैलकुलेट करनी है। इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है, इससे बाहर जा रही हैं 10, ठीक है ना। इस चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, देखो इस चार्ज की वजह से 5 लाइनें निकल रही हैं, 5 लाइनें निकल के यहाँ आई और यहाँ से टकरा करके ऐसे, जितनी एंटर करेंगे उतनी ही बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से जो नेट फ्लक्स है या जो नेट लाइंस हैं वो 0 है, जितनी निकल रही हैं, जितनी घुस रही थी उतनी ही बाहर निकल रही है, जितनी इस एरिया को एंटर कर रही हैं उतनी ही इस एरिया से बाहर निकल करके जा रही हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर कि भाई नेट फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो एंटर कर रही हैं वह बाहर निकल भी जाएंगी, ठीक है। अब पहली बात। दूसरी बात, फील्ड के बदलाव की बात थी। मैंने फिर से कहा सिमेट्रिकल सिचुएशन में बिल्कुल आसान था, लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में निकालने चलेंगे गॉस लॉ लगा करके, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ऐसी कोई, तो आप इस पर्टिकुलर फिगर को नहीं सोच सकते। क्योंकि मैं भी एक्चुअली ऐसा सोचता था कि क्यों ना हम लोग जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया उसके आसपास हमेशा स्फीयर सोच लेते हैं। प्रॉब्लम होता क्या है,
अगर मैंने स्फीयर सोच लिया तो क्या इशू हो जाएगा, हर जगह मैं स्फीयर के अकॉर्डिंगली निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी डायरेक्शन कुछ और है और एरिया की डायरेक्शन ये। अब आपको यहाँ पर एंगल चाहिए। अब गॉस लॉ को आप इतनी आसानी से यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर सरफेस पे फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ सोचने की है कि मॉडिफाई होता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको जहाँ जहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मिले जहाँ पर मॉडिफाई नहीं हो रहा है, जहाँ पर आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या शेप है, क्या लाइनों का उसका फ्लो है, किस तरीके से चल रहा है, वहाँ पर लगाना ये सबसे ईजी रहेगा और आसान रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यही बात थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई होता है। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि कूलम्स लॉ को भी फॉलो करना है, अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल देता तो कितना आता मेरे पास, इस चार्ज की वजह से अकेला एक, मान लीजिए चार्ज 2 कूलम था, 2/4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास पूरा आना था यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में तो मुझे पता है कि कूलम्स लॉ तो वैलिड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कूलम्स लॉ तो कह रहा है कि इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो कहाँ गया, वो कैसे गया, वो गया ऐसे कि आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो शेप बदली है वहाँ डेंसिटी बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया। तो अब सिंपली क्वेश्चन यही था दिमाग में कि क्या यहाँ अप्लाई कर सकते थे गॉस लॉ। अप्लाई हर जगह कर सकते हो, शेप ऐसी सोचो या फिर इस इंटीग्रेशन के बारे में बोध करो कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि आप ये मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हर जगह इसको अप्लाई तो कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आपको कि किस तरीके से आप, क्योंकि कन्फ्यूजन मुझे भी यही रहती थी हमेशा जब मैं गॉस लॉ पढ़ता था कि क्यों ना मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एक स्क्वायर ही एक स्फीयर मान लूँ, ठीक है ना, और उसके हिसाब से निकालूँ। लेकिन मुझे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और क्या वहाँ पर सिर्फ उसी चार्ज इनक्लोज की वजह से फील्ड होगा या कैसे होगा, ये चीज़ें सोचने लायक है। दूसरी बात, ये बात आई होप कि शायद समझ में आई हो, अगर ना आई हो तो भी इससे अच्छा पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कमेंट में अगर डाल देना, अगर किसी को कभी भी ये वीडियो देख रहा हो, अभी ये पॉपुलर नहीं है चैनल, मान लीजिए ये 2 महीने 4 महीने बाद जब भी ये पॉपुलर हो तो भी, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर ये थी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी बात थी कि जो ये आपका चार्ज है, ये आपका जो चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, आपने कोई भी सरफेस लिया तो आपके पास यहाँ पर एक सिंगल डिस्क्रीट चार्ज ही नहीं हो सकता आपके पास एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन हो। उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस देखने पड़ेंगे, जिसमें आपके पास 3 तरीके के बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, जिसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। मैंने एक लेक्चर में हल्का फुल्का बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चार्ज अगर दूर दूर रखा हुआ है तो हम लोग इसको कह सकते हैं डिस्क्रीट रखा हुआ है। यहाँ पर इसकी कुछ लोकलाइज वैल्यू, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आपने एक रोड ली मान लीजिए और इसके ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप यहाँ पर ये इक्वली किया हो, यूनिफॉर्मली किया हो, ना किया हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका कोई ना कोई पैटर्न है पर्टिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप की यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ना होकर डेंसिटी मैटर करती है, ठीक है। तो 3 तरीके की डेंसिटी हम पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी करके, लाइन चार्ज डेंसिटी करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। बाकी अभी कूलम्स लॉ के बारे में हम कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं अगले लेक्चर में। और होपफुली मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ा बहुत आपको एक इंट्यूशन देगा जब आप अप्लाई करने जाएंगे। वैसे मैं यही कहता हूँ, अपने माइंड से इसको अप्लाई करके देखिए, कोशिश करके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता लगेंगी शुरुआत में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।